जनवरी 1934 देश के सुदूर पहाड़ी कस्बे बागेश्वर में सरयू के तट पर उत्तरायणी मेले का आयोजन होना था, मगर शहर भर में अंग्रेज अधिकारियों ने धारा 144 लागू कर दी थी। आज़ादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था और देश के अलग अलग हिस्सों में गांधी जी द्वारा स्वदेशी अपनाओ के आह्वान पर लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे और स्वदेशी वस्तुओं को अपना रहे थे। गांधी जी के इस आंदोलन का उद्देश्य विदेशी सामान का बहिष्कार करना भर नहीं था। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और ब्रिटिश हुकूमत की आर्थिक नींव हिलाने की राह में ये एक अहम कदम था। उनका मानना था कि राजनीतिक तौर पर आज़ादी पाने के लिए भारत का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। उनकी अपील का खूब असर भी हो रहा था और देश भर में लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। इसी तरह तत्कालीन उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में भी जनता आंदोलित थी। अल्मोड़ा में तो लोग विदेशी कपड़ों की दुकानों के बाहर जा जाकर नारेबाजी कर रहे थे, विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार कर रहे थे। ऐसे में कुछ वक्त बाद जब अल्मोड़ा से कुछ दूर बागेश्वर में मकर संक्रांति के दिन उत्तरायणी मेले का आयोजन होने वाला था, तो यहाँ हजारों लोगों के पहुंचने के डर से ब्रिटिश अधिकारियों ने धारा 144 लगा दी थी। उन्हें डर था कि इतने सारे लोग जब एक जगह पर एकजुट होंगे तो उनके आंदोलन को और अधिक धार मिल जाएगी। निश्चित तौर पर एक बड़े विद्रोह के भय से शहर भर में धारा 144 लगा दी गई थी। मेला क्षेत्र में खादी की कोई भी दुकान या खादी बेचने की अनुमति नहीं थी। अंग्रेज अधिकारियों की ये चाल एक महिला बखूबी भांप चुकी थी। इस महिला का मानना था कि अंग्रेज अधिकारियों को ये बात समझाई जानी बेहद जरूरी है कि पहाड़ की जनता डरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। मेले वाले दिन ये महिला निडर होकर मेला क्षेत्र पहुंची। उसके हाथों में कुछ खादी कपड़ों की पोटली और सामान था। एक निश्चित जगह देखकर उसने खादी सामान की प्रदर्शनी वहां लगा दी। इस बीच वहां मौजूद अंग्रेज सैनिक उसे भौंचक्के हुए देखे जा रहे थे। उस महिला को देख कुछ अन्य लोगों में भी जोश आया और उन्होंने भी धारा 144 के बीच ऐसा करने की हिम्मत दिखाई। हालांकि बाद में अंग्रेज अधिकारियों के आदेश पर सैनिकों द्वारा उन्हें जबरन वहां से खदेड़ दिया गया। मगर अगले दिन उस महिला के इस साहसिक कदम की चर्चा पूरे पहाड़ में होने लगी। इस महिला का नाम था बिश्नी देवी साह, जो इतिहास में उत्तराखंड की पहली ऐसी महिला के तौर पर जानी जाती हैं जो आज़ादी के आंदोलन में पहली बार जेल गई थी। नमस्कार, मैं अमन रावत। आप देख रहे हैं बारामासा की विशेष प्रस्तुति विरासत। बारह अक्टूबर 1902 बागेश्वर के एक सामान्य से परिवार में बिश्नी देवी का जन्म हुआ। तब बागेश्वर अल्मोड़ा का ही हिस्सा हुआ करता था। बिश्नी के पिता पन्ना लाल साह खेती बाड़ी कर परिवार का गुजर बसर किया करते थे। जाहिर तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। ऊपर से कथित निचली जाति से आने की वजह से सामाजिक तौर पर आए दिन तमाम भेदभावों का सामना उन्हें करना पड़ता था। विषम परिस्थितियों के बावजूद वो जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। बिश्नी जब कुछ बड़ी हुई तो पिता ने गांव के ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय में उसका दाखिला करवा दिया। नन्ही बिश्नी अब स्कूल जाने लगी। शुरुआत में बाकी बच्चों की ही तरह बिश्नी भी स्कूल जाने के नाम पर खूब रोया करती थी। बाद में कुछ दोस्त बनने लगे तो अब स्कूल जाना उससे अच्छा लगने लगा। जब बिश्नी 6 से 7 साल की हुई तो माँ के साथ घर के कामकाज में भी हाथ बटाने लगी। कई बार खेतों में काम कर रहे पिताजी के लिए खाना या चाय लेकर चले जाया करती और वापसी में अपने छोटे कोमल हाथों से सिर पर घास का गट्ठर लेकर लौटती। बिश्नी पढ़ाई में अव्वल थी। कई तरह के सवाल उसके मन में आते तो तुरंत माँ साहब से पूछ लेती। मास्टर जी भी बड़े अच्छे से उसे उसके सभी सवालों के जवाब दिया करते। बिश्नी खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन तब महिलाओं का ज्यादा पढ़ लिख जाना समाज को रास नहीं आता था। समाज क्या कहेगा, इस शर्म से कई महिलाएं तो खुद ही पढ़ाई छोड़ दिया करती। जो कुछ महिलाएं तमाम रूढ़ियों को दरकिनार कर पढ़ना लिखना चाहती, उन्हें उनके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग और गांव के लोग ये कहकर हतोत्साहित करने लगते कि ज्यादा पढ़ लिख कर क्या ही कर लेंगी, जब बाद में ससुराल जाकर घर का काम ही करना है। नन्ही बिश्नी तब जिस उम्र में थी, शायद खुद के फैसले लेने की समझ भी नहीं रही होगी। ऐसे में घर वालों के कहने पर वो बस कक्षा 4 तक ही पढ़ सकी। चौथी के बाद उसे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। बहरहाल दिलो दिमाग में हजारों ख्वाहिशें लिए मासूम बिश्नी से अब पढ़ाई छूट चुकी थी। अब वो घर के कामों में ही व्यस्त रहने लगी। माँ पिता के साथ खेतों में काम में हाथ बटाती। ये सब चलता रहा और जब बिश्नी 13 साल की हुई तो उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। एक रिश्ता अल्मोड़ा के गंगोला मोहल्ले के रामलाल साह का आया। दोनों परिवारों की ओर से हाँ हुई और महज 13 बरस की बाली उम्र में बिश्नी की शादी हो गई। छोटी सी उम्र में अपना घर परिवार छोड़ना और अपने दोस्तों को छोड़ना बिश्नी के लिए कतई आसान नहीं था। ससुराल में बिश्नी की जिंदगी कामकाज में ही सिमट कर रह गई थी। सुबह पौ फटने से पहले गाय भैंसों को बाहर निकालना, उन्हें चारा पानी देना, चौक लीपना, चूल्हे के लिए लकड़ियां तोड़ना,
पानी लेने जाना, घास काटने जंगल जाना और गाय बकरियों में ही पूरा समय निकल रहा था। वक्त बढ़ता रहा और धीरे धीरे बिश्नी ससुराल के इन्हीं सब कामों में ढबने लगी। दिन भर के व्यस्त कामकाज की उसे आदत हो गई थी। मगर शादी के 3 साल बाद 16 साल की उम्र में बिश्नी के पति रामलाल शाह की मृत्यु हो गई। पति के चले जाने के बाद अब बिश्नी पर परेशानियों का पहाड़ टूटने वाला था। तब कोई महिला अगर विधवा हो जाती थी तो उसे समाज में कई तरह की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता था। पति की मौत का इल्जाम महिलाओं के सिर ही मढ़ दिया जाता था। उन्हें ही पति के लिए अपशकुनी कहा जाने लगता था। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने भी बिश्नी से किनारा कर लिया। ससुराल से तिरस्कृत होने पर जब बिश्नी मायके पहुंची, इस आस के साथ कि उसके माँ बाप तो उसे अपनाएंगे, तो वहां से भी उसे लानतें ही मिली। मायके वालों का कहना था, जिस घर में तेरी डोली गई है वही तेरी जिंदगी का फैसला लेंगे। तू अब हमारे लिए पराई है और अपने ससुराल वालों के हर एक निर्णय का पालन करना ही तेरा कर्तव्य है। ब्याही हुई बेटी को अपने घर पर रखना पाप होगा। ससुराल और मायके की ओर से ऐसा बर्ताव किए जाने के बाद बिश्नी टूट चुकी थी। लिहाजा अब वो अपने घर परिवार से दूर रहने लगी और खेती कर अपना गुजर बसर करने लगी। जीवन में मुश्किलों के तमाम थपेड़े बिश्नी को मजबूत बना रहे थे। ये वह दौर भी था जब अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जगह जगह आंदोलन तेज हो रहे थे। पहाड़ों में भी आज़ादी की चिंगारी सुलग चुकी थी। जनकवि गौरी दत्त पांडे, जो गौरदा के नाम से चर्चित थे, उनके गीत गाते हुए लोग अपना विरोध व्यक्त करते। रात होते ही गांवों कस्बों में महफिलें जमती और पुरुष महिलाएं मिलकर गौरदा के गीत गाया करते। बिश्नी भी इन महफिलों में शामिल होने लगी थी। उनके आगे पीछे अब कोई नहीं था। ऐसे में उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में पूरी तरह खुद को झोंकने का मन बना लिया था। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि अल्मोड़ा स्थित नंदा देवी मंदिर ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। स्थानीय जनता और आंदोलनकारी नंदा देवी मंदिर के परिसर में ही कई सभाएं आयोजित किया करते थे और आंदोलनों की रैलियों की रणनीतियां बनाते थे। साल 1918 से बिश्नी देवी भी नंदा देवी के प्रांगण में आहूत होने वाली इन सभाओं में भाग लेने लगी थी। साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया। ये कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसके मुताबिक सरकार किसी भी भारतीय को राजद्रोही गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तार कर सकती थी और गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अदालती मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। इसके अलावा कैदियों को न तो वकील करने की अनुमति थी और न ही वे कहीं अपील कर सकते थे। इस काले कानून का देश भर में विरोध हुआ। जगह जगह इस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में भी रॉलेट एक्ट के विरोध में सभाएं आयोजित की गईं। बिश्नी देवी भी ऐसी तमाम सभाओं में शामिल हो रही थीं। इसी दरमियान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हुए तो अल्मोड़ा में भी एक विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इसके लिए 14 अप्रैल 1919 की तारीख सुनिश्चित की गई। बिश्नी देवी भी इस रैली में शामिल हुई। हजारों लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बिश्नी देवी गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थीं। उनकी विचारधारा को वो पहाड़ की अन्य महिलाओं तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत थीं। वो महिलाओं को आज़ादी के आंदोलन में जोड़ना चाहती थीं। लिहाजा वो अपने आसपास के गांवों की महिलाओं को एकजुट करने लगी। बिश्नी गंगोला मोहल्ले के साथ साथ दुआल खोला, जोशी खाला जैसी जगहों में जाकर महिलाओं को आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने लगी। तब पहाड़ में जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियां भी बहुत गहराई से लोगों के मन में पसरी हुई थीं। बिश्नी ने लोगों को समझाया कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो अंग्रेजों से कभी जीत नहीं पाएंगे। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी देश के अलग अलग हिस्सों में जा जाकर जनता को जागरूक कर रहे थे। जेल से छूटने के कुछ समय बाद उनका कुमाऊं आना तय हुआ। बिश्नी देवी ने अपने साथ की महिलाओं से आग्रह किया कि गांधी जी की इस रैली में शामिल होने जरूर पहुंचे। गांधी जी की कुमाऊं यात्रा 14 जून 1929 को शुक्रवार के दिन शुरू हुई। उनकी इस यात्रा में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, मीरा बहन, खुर्शीद बहन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी आदि लोग शामिल थे। बिश्नी कहा करती थीं कि अगर समाज के सभी लोग गांधी जी जैसे विचार रखते तो हम सालों पहले आज़ाद हो चुके होते। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर बिश्नी देवी को अब एक नया नजरिया मिला। धीरे धीरे आज़ादी के आंदोलन को अब और ज्यादा धार मिलने लगी। 4 मई 1930 को झंडा सत्याग्रह के अंतर्गत अल्मोड़ा में विशाल जुलूस निकाला जाना तय हुआ। निश्चित किया गया कि इस रैली का हिस्सा बनने वाले सभी लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर जुलूस निकालेंगे। बिश्नी देवी इस पूरे झंडा सत्याग्रह में शुरुआत से ही अहम भूमिका निभा रही थी। तमाम सत्याग्रही भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। जुलूस निकालने के बाद नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में पहुंचना था। यहाँ एक विराट सभा आयोजित होनी थी जिसकी अध्यक्षता विक्टर मोहन जोशी द्वारा की जानी थी। इस सभा में बिश्नी देवी भी शरीक हुई थी। कई अन्य महिलाओं को वो खुद उनके घर घर जाकर आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करती थी और कुमाऊनी में उनसे कहती, घर घर पुजावो हमार रहवार,
दूर भजियाओ अंग्रेजी सरकार, यानी हमारा संदेश घर घर पहुंचाओ और देश से अंग्रेजों की सरकार को दूर भगाओ। मई जून की तपती गर्मी में भी बिश्नी दूर दराज के गांवों में जा जाकर महिलाओं को आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर रही थी। बहरहाल गुप्तचर विभाग से प्रशासन तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि अल्मोड़ा में कुछ लोग नगर पालिका भवन में झंडा फहराने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता तो ये अंग्रेज सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होती। ऐसे में स्थानीय अधिकारियों को यह सब होने से रोकना था। 4 मई 1930 को जब सैकड़ों लोग हाथों में झंडा लिए नगर पालिका परिसर की ओर बढ़ रहे थे तो ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें किसी तरह बल प्रयोग का भय दिखाकर रोक लिया। यही वो साल भी था जब गांधी जी ने दांडी यात्रा निकालकर नमक कानून तोड़ा तो पूरे देश में नमक बनाने का आंदोलन फैल गया। उत्तर प्रदेश, जो तब यूनाइटेड प्रोविंस था, वहां इस आंदोलन का नेतृत्व गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। पंत जी ने नैनीताल और हल्द्वानी जैसे क्षेत्रों में नमक कानून को चुनौती दी। उन्होंने जनता को एकजुट किया और सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए प्रतीकात्मक तौर से नमक बनाया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई और 25 मई 1930 के दिन गोविंद बल्लभ पंत को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें नमक कानून तोड़ने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप में जेल भेजा गया। पंत की गिरफ्तारी के बाद पहाड़ की जनता और अधिक आग बबूला हो गई। विरोध स्वरूप एक सभा बुलाई गई जिसमें तय किया गया कि अगले दिन यानी 26 मई को एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। लिहाजा 26 मई 1930 को जब जुलूस निकाला गया तो अल्मोड़ा की सड़कें हजारों लोगों से पट गईं। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लग रहे नारों से पूरा शहर गूंज उठा। राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिए तमाम लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इस जनसैलाब में बड़ा हिस्सा महिलाओं का ही था। जुलूस नंदा देवी प्रांगण में पहुंचा, जहां शांतिलाल त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक सभा हुई। इसमें तय किया गया कि लगभग 150 लोग इस जुलूस के केंद्र में रहेंगे, जिनमें बिश्नी देवी का नाम भी था। शहर भर में धारा 144 लगाई गई थी। बिश्नी देवी अपने साथ कुछ महिलाओं को लिए निडर होकर हाथ में झंडा थामे अल्मोड़ा नगर पालिका परिसर की ओर बढ़ रही थी। मुट्ठी भींचकर नारे लगाता ये विशाल जुलूस जब अल्मोड़ा नगर पालिका परिसर पहुंचा तो यहाँ ब्रिटिश सरकार ने 80 गोरखा सैनिक तैनात किए हुए थे, जो नगर पालिका भवन के चारों ओर से डटे हुए थे। सभी सैनिक हथियारों से लैस थे। उन्होंने आंदोलनकारियों को आगाह किया कि झंडा फहराने की हिमाकत न करें, लेकिन आंदोलनकारियों के हौसले भी बुलंद थे। गोली चला दिए जाने की धमकियों के बावजूद कोई भी वहां से टस से मस नहीं हुआ। सभी के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज बड़ी शान से लहरा रहा था। देखते ही देखते बिश्नी देवी और विक्टर मोहन जोशी ने झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाना शुरू कर दिया। इसे सुनते ही अन्य लोगों का भी जोश दोगुना हो गया। आंदोलनकारियों के चेहरे पर किसी भी तरह का डर न देख वहां खड़े अंग्रेज अधिकारी बौखला गए। ऐसे में उन्होंने गोरखा सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। अंग्रेज अधिकारियों का ऑर्डर मिलते ही गोरखा सैनिक निहत्थे आंदोलनकारियों के साथ, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं, हाथापाई और जोर जबरदस्ती करने लगे। ये सब होता देख जुलूस का नेतृत्व कर रहे विक्टर मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी ने महिलाओं को वहां से वापस लौट जाने के लिए कहा, मगर कोई भी महिला उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। ये देख गोरखा सैनिकों ने अब उन पर मशीन गन चलाने की धमकी दे दी। कुछ मिनटों की मोहलत दी गई और कहा गया कि सारे लोग तितर बितर हो जाएं। विक्टर मोहन जोशी द्वारा महिलाओं से गुजारिश की गई कि सभी घर को लौट जाएं ताकि कोई बड़ी घटना न हो जाए। बिश्नी देवी ने भी माहौल की गंभीरता को भांपते हुए उन महिलाओं से लौट जाने की अपील की। काफी मनाने के बाद महिलाओं ने उनकी बात मानी और वहां से लौट गईं। बिश्नी खुद भी वापस चली गई। अब भी कुछ लोग वहीं डटे हुए थे। अब अंग्रेज अधिकारियों ने साफ कह दिया था कि जो लोग गोली खाना चाहते हैं वो यहाँ रुक सकते हैं, बाकी यहाँ से वापस लौट जाएं। सिर्फ 5 से 7 लोग ही वहां रुके। मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी भी अभी भी हाथ में झंडा लिए गोरखा सैनिकों की आंखों से आंख मिलाए गीत गाए जा रहे थे। आग बबूला गोरखा सैनिक ये सब देख उन पर झपट पड़े। जनाक्रोश बड़े विद्रोह में न बदल जाए, इस आशंका के चलते गोलियां नहीं चलाई गईं, मगर लाठी डंडों से वो उन पर वार करते रहे। सैनिकों की इस बर्बरता में शांतिलाल त्रिवेदी की पसली टूट गई। एक सैनिक ने मोहन जोशी के पीठ पीछे से वार किया। खुंखरी से किए गए इस हमले में मोहन जोशी के रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय जनता और अधिक आक्रोशित हो गई। मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी के घायल हो जाने के बाद अब बिश्नी देवी ने आगामी जुलूस की जिम्मेदारी संभाल ली और महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। उनके साथ कुंती वर्मा, भागीरथी देवी, जीवंती देवी, दुर्गा देवी पंत, तुलसी देवी रावत समेत कई अन्य महिलाएं अब आंदोलन का हिस्सा बन गईं। 26 मई को हुई हिंसक घटना की खबर आसपास के अन्य शहरों में भी पहुंच चुकी थी। ऐसे में बद्रीदत्त पांडे और देवी दत्त पंत जैसे क्रांतिकारी भी आंदोलन का नेतृत्व करने अल्मोड़ा पहुंच चुके थे। आंदोलनकारियों का उत्साह अब बढ़ गया था। शांतिलाल त्रिवेदी और विक्टर मोहन जोशी को जब अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने नगर पालिका को पत्र लिखा और कहा कि अगर नगर पालिका भवन में 27 जून तक हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया तो वे लोग डांडी में जाकर सत्याग्रह से झंडा फहरा देंगे। इस पत्र के बाद नगर पालिका भवन में मौजूद अधिकारी फिर से सख्ते में आ गए। झंडा सत्याग्रहियों की ओर से प्रशासन को नगर पालिका भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए 27 जून तक का समय दिया गया।
धीरे धीरे वक्त करीब आता गया। इस बीच शहर और आसपास के इलाकों में छोटे मोटे जुलूस हो ही रहे थे। 26 मई की घटना से प्रशासन डरा हुआ था। निश्चित तौर पर अगर फिर से इस तरह का विद्रोह छिड़ता तो अब ये और भी अधिक उग्र हो सकता था, क्योंकि पिछली बार 2 आंदोलनकारियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। लिहाजा जनता अधिक गुस्से में थी। अल्मोड़ा में रेवरेंड E.S. ओकले नगरपालिका की स्थानीय समितियों के अध्यक्ष थे। वो लंदन मिशनरी सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे। 1880 के दशक के उत्तरार्ध में वो भारत आए और अपना अधिकांश समय उन्होंने अल्मोड़ा में ही बिताया था। वे पहाड़ी जनता के हिमायती थे। कई अंग्रेज अधिकारी उनसे डरते भी थे। ओकले घटना के बाद लोगों में पनपे गुस्से को समझ पा रहे थे। ऐसे में तय सीमा से पहले ही उन्होंने नगरपालिका भवन अल्मोड़ा पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। ऐसा होना आंदोलनकारियों के लिए एक जीत थी कि अपने विद्रोह से स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में झंडा फहरा दिए जाने के बाद बिश्नी देवी समेत तमाम अन्य महिलाओं एवं आंदोलनकारियों ने जश्न मनाया और शहर भर में गौरदा के देशभक्ति गीत गाकर रैली निकाली गई। देश भर में अल्मोड़ा के इस झंडा सत्याग्रह की खूब सराहना हुई। बिश्नी देवी भी इस आंदोलन के बाद चर्चित हो गई। इस बीच बिश्नी देवी गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के लिए जन जागरण में जुटी हुई थीं। साथ ही पहाड़ के दूर गांवों में बढ़ते नशे के खिलाफ भी लोगों को जागरूक कर रही थीं। शराब की लत के चलते पहाड़ के कई घर परिवार बर्बाद हो चुके थे। बिश्नी ने शराब के खिलाफ महिलाओं को एकजुट करना शुरू किया। अपने पतियों से परेशान महिलाओं की उन्होंने मदद भी की। महिलाएं भी अब शराब की दुकानों के बाहर पहुंचकर धरना देने लगीं। बिश्नी न सिर्फ शराब बल्कि हर तरह के आंदोलनों का चेहरा बनने लगी थी। इस तरह अब वो अंग्रेज अधिकारियों की नज़र में भी खटकने लगी थी, जिसके चलते दिसंबर 1930 में बिश्नी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल जाने के बाद भी बिश्नी घबराई नहीं। जेल में उन्हें कई तरह से परेशान किया गया। कभी उनसे उनकी क्षमता से अधिक काम करवाया जाता रहा, तो कभी एक ही काम बार बार करवाया जाता रहा। इन सब के बीच उनकी जुबान से एक ही गाना निकलता था, जेल न समझो बिरादर जेल जाने के लिए, यह कृष्ण मंदिर है प्रसाद पाने के लिए। कुछ महीनों बाद जब बिश्नी जेल से रिहा हुई तो उनके हौसले पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। वो फिर से आज़ादी के लिए आंदोलनों में शरीक होने लगी। इसके अलावा वो जगह जगह जाकर महिलाओं को चरखा काटना भी सिखाती। गांधी जी जब अपनी कुमाऊं यात्रा के दौरान अल्मोड़ा पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी सभाओं में लोगों को चरखा काटना सिखाया था। उन्होंने आंदोलनकारियों से यह आह्वान भी किया था कि खुद भी और आम जनता को भी चरखा काटना सिखाएं। इस दौरान बिश्नी देवी भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा बनी थी। चरखों का उपयोग बढ़ाकर स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने के लिए चरखों का घर घर पहुंचना जरूरी था। ये जिम्मेदारी बिश्नी ने बखूबी निभाई। अपनी निजी कमाई से उन्होंने बहुत सारे अन्य चरखे खरीदे। एक चरखे की कीमत 10 रुपये चुकाई। धीरे धीरे उन्होंने अल्मोड़ा और आसपास के इलाकों में कई चरखे पहुंचाए। तब 10 रुपये काफ़ी ज़्यादा होते थे, लिहाजा कई लोग इतने महंगे में चरखा नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में बिश्नी ने 5 रुपये में एक चरखा उन्हें बेचा, और न सिर्फ बेचा बल्कि लोगों को घर घर जाकर इसका मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया। यहाँ ये बात भी बेहद अहम है कि बिश्नी देवी ने न सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बल्कि आर्थिक रूप से भी अपना पूरा योगदान आज़ादी के आंदोलन में दिया। जेल से छूटने के बाद बिश्नी ने अपनी पूरी कमाई स्वदेशी आंदोलन में लगा दी। बिना अपने भविष्य की चिंता किए देश हित में उन्होंने अपनी 2 नाली की ज़मीन तक बेच डाली थी। खुद के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक तरह से कहा जाए तो बिश्नी देवी ने तन मन और धन तक इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। पहाड़ में आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका अहम थी। 10 अक्टूबर 1930 को अमृत बाजार पत्रिका नामक दैनिक अखबार में उनके कार्यों को लेकर लिखा गया था। समस्त उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और नैनीताल आगे आए हैं, विशेषकर अल्मोड़ा, जिसमें बिश्नी देवी की भूमिका सर्वप्रथम है। बिश्नी देवी अदम्य उत्साह और साहस से युक्त महिला है। अपने वैधव्य की रिक्तता को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर पूरा कर दिया। कुमाऊं में जन जागरण के लिए पहुंची विजय लक्ष्मी पंडित ने भी बिश्नी देवी साह की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की। बिश्नी देवी के प्रयासों की वजह से ही अब इन आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने लगी। जनवरी 1931 को बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आंदोलन गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुमाऊं क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। इस सम्मेलन में निश्चित हुआ कि खादी का प्रचार प्रसार और तेज गति से किया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन इसलिए भी जरूरी था कि ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नींव पर चोट की जा सके। इसके लिए महिलाओं को जागरूक किया जाना बेहद जरूरी था। जितना अधिक महिलाएं जागरूक होती उतना ही अधिक खादी का प्रचार हो पाता। इस दौरान बिश्नी देवी को हल्द्वानी की जिम्मेदारी दी गई। मैदानी क्षेत्र होने के कारण पहाड़ की अपेक्षा यहाँ से सामान का आयात निर्यात करना अंग्रेजों के लिए अधिक सुविधाजनक था। इसलिए यहाँ विदेशी कपड़ों की दुकानें पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं ज्यादा थीं। बागेश्वर में आयोजित हुए महिला सम्मेलन में तय किया गया कि कुंती वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं का एक समूह हल्द्वानी आएगा। वहां पहुंचकर सभी विदेशी कपड़ों की दुकानों के बाहर जा जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा सभी वहां पहुंची और दुकानों के सामने जा जाकर नारे लगाने लगीं। विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। अंग्रेज अधिकारी ये सब देखकर परेशान हो गए
और सभी महिलाओं की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। बिश्नी देवी इस तरह के तमाम आंदोलनों का चेहरा बन चुकी थी। लिहाजा साल 1932 में बिश्नी देवी को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उन पर 200 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। बिश्नी अपना सब कुछ पहले ही लुटा चुकी थी, लिहाजा इतने पैसे चुका पाना उनके सामर्थ्य से बाहर था। ऐसे में जुर्माना न चुका पाने की वजह से उनकी जेल की सजा और बढ़ा दी गई। मानसिक तौर पर बिश्नी के हौसले बुलंद थे, मगर शरीर अब ज्यादा कष्ट नहीं झेल पा रहा था। उनकी तबीयत खराब होने लगी। ऐसे में उनकी सजा पूरी होने से पहले ही 12 मई 1932 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूट जाने के बाद भी बिश्नी के स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हो पाया और अब वो बीमार रहने लगी। बहरहाल कुमाऊं में उत्तरायणी यानी मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े अच्छे से मनाया जाता है। इस दिन अलग अलग जगहों पर मेले भी लगते हैं। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला देश भर में चर्चित है। साल 1934 में जब बागेश्वर में सरयू के तट पर उत्तरायणी मेले का आयोजन होना था तो अंग्रेज अधिकारियों ने धारा 144 लगा दी। दरअसल उन दिनों गांधी जी ने देश भर में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया था। अंग्रेज अधिकारी जानते थे कि इतने बड़े मेले में स्वदेशी वस्तुओं का खूब प्रचार प्रसार होगा। बिश्नी भी उनकी चाल को भांप चुकी थी। उन्होंने धारा 144 की परवाह किए बिना मेला स्थल पर खादी की प्रदर्शनी लगाई और स्वदेशी का बढ़ चढ़कर प्रचार किया। उनकी निडरता से अंग्रेज अधिकारी भी घबरा गए। साल 1934 में रानीखेत में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें बिश्नी देवी के इस साहसिक कदम की खूब सराहना हुई। इस बैठक में उन्हें कांग्रेस की कार्यकारिणी में महिला सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। बाद में फिर 23 जुलाई 1935 को उन्होंने अल्मोड़ा के कांग्रेस भवन में तिरंगा फहराया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी बिश्नी देवी ने गांधी जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाया और दिन रात आंदोलन को सफल बनाने में जुटी रहीं। बिश्नी देवी साहा का नाम उत्तराखंड की पहली महिला आंदोलनकारी के तौर पर जाना जाता है, जो आज़ादी के आंदोलन में जेल गई थी। आंदोलनों की अगुवाई करते करते और पहाड़ के मुद्दों को लेकर सड़कों पर दहाड़ते दहाड़ते उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। अपनी तमाम जमा पूंजी भी वो इन्हीं आंदोलन की खातिर लुटा चुकी थी। जीवन के संघर्षों से जूझते हुए साल 1974 में 73 साल की उम्र में बिश्नी देवी साहा इस दुनिया को अलविदा कह गई। हालांकि उनकी मृत्यु की तारीख कुछ स्रोतों में 1970 और कहीं 1972 भी बताई जाती है। पहाड़ की समृद्ध विरासत का हिस्सा रही बिश्नी देवी को समर्पित ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही 12 मासों को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा, ताकि हम लाते रहें पहाड़ से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक 12 मासा।